नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कई विषयों पर अपनी बात साझा की है। पीएम मोदी ने विज्ञान से लेकर सेहत और नारी शक्ति के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। क्या रहा मन की बात में खास करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी। बात दिल्ली में कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की, जिससे पहले आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर भी देखने को मिला। दिखाएंगे खबर भारत और पाकिस्तान के बीच जारी क्रिकेट मैच की भी। बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन विरोधियों को आज किस मुद्दे पर खरी खरी सुनाई है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सनातन विरोधियों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कुछ नेता हमारे पर्व, परंपरा और प्रथाओं का वो देते हैं गाली, विदेशी ताकतें भी देती हैं इनका साथ। प्रयागराज में जारी महाकुंभ को बताया एकता का महाकुंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के हर जिले में खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। बागेश्वर धाम में चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने का आह्वान। इसरो की सराहना की। मन की बात में कहा, एआई के क्षेत्र में तेजी से मजबूत पहचान बना रहा है भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी ने खजाना किया खाली, पर वादे के मुताबिक महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी कैग रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में विश्व के आधे से अधिक सनातनी कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ को बताया सनातन धर्म की दिव्यता और विराटता का प्रतीक। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को दिया 242 रन का लक्ष्य। पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सनातन धर्म पर राजनीतिक टिप्पणी करने वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम से संदेश दिया और धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की प्रशंसा उन्होंने प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई लोग सोची समझी राजनीति के तहत सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग गुलामी की मानसिकता और विदेशी ताकतों का शिकार है। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही
इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर रिसर्च सेंटर की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन समय से मंदिर न सिर्फ साधना के केंद्र रहे हैं, बल्कि विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। कैंसर की बीमारी लगातार अपने पैर पसार रही है। पहले के मुकाबले बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से लोगों से कैंसर के खिलाफ जागरूक रहने और नशे से दूर रहने की अपील की। मौका था 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान केंद्र के भूमि पूजन का। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर के समाधान के लिए काम कर रही है और बजट में भी इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। ऋषि मुनि, मंदिर और मठ परंपरा से सामाजिक चेतना और विज्ञान के केंद्र रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मौजूदा सरकार भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए जन आरोग्य को बढ़ावा दे रही है। 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हालात ये थी कि देश में गरीब जितना बीमारी से नहीं डरता था, उससे ज्यादा डर उसे इलाज के खर्च से लगता था। इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के। किसी बेटे को अपने मां बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में स्वच्छता अभियान की भी बड़ी भूमिका रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनने से बीमारियां कम हुई हैं। वहीं देश के हर जिले में खुल रहे डायलिसिस केंद्रों ने किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। अजय द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी के देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने इसरो की कामयाबी के सफर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संगठन ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है।
प्रधानमंत्री ने एआई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत तेजी से इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की कामयाबी के सफर की कहानी को बयां किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे इसरो सामान्य शुरुआत के बाद अंतरिक्ष का बादशाह बन गया। सैकड़ों चुनौतियों के बाद भी इसरो की सफलता की कहानी में हर दिन नए अध्याय जुड़ते गए। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बच्चों की साइंस में दिलचस्पी आम बात नहीं है, ये भविष्य के लिए बहुत खास है। पीएम ने युवाओं से नेशनल साइंस डे पर वन डे एज अ साइंटिस्ट बनने का आग्रह किया। आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है, जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। पीएम ने एआई के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय तरक्की का भी जिक्र किया। पीएम ने आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोडासम कैलाश के काम की सराहना की। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोडासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। बात स्पेस टेक्नोलॉजी की हो या फिर एआई की, भारत इन दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री ने आज जब मन की बात की अपनी बात साझा की तो उन्होंने एक तरीके से शुरुआत साइंस से की है। अंतरिक्ष क्षेत्र में कैसे देश ने उपलब्धियां हासिल की हैं, एआई में कैसे देश आगे बढ़ रहा है, इस पे किस तरीके से उन्होंने बात की और कुछ फैक्ट भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष में भारत की छलांग, क्योंकि भारत एक अपने आप में एक बड़ा लॉन्चिंग पैड अंतरिक्ष के लिहाज से बन गया। चंद्रयान-3 की बात की जाए, चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और भारत ऐसा पहला देश था जिसने अपने मिशन को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया था और इस लिहाज से भारत दुनिया में सबसे पहला और अनोखा देश बना। इसरो ने 460 विदेशी उपग्रहों को अभी तक लॉन्च किया है और यह बताता है अपने आप में कितनी बड़ी संख्या में दुनिया के अंतरिक्ष के लिहाज से अगर बात की जाए, स्पेस के लिहाज से भारत एक लॉन्चिंग पैड बन गया। 2014 के बाद से ही लगभग बीते 10-11 वर्षों में ही लगभग 70 देशों के 397 विदेशी उपग्रह भारत लॉन्च कर चुका है, इसरो लॉन्च कर चुका है। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से दुनिया के लिए लॉन्चिंग पैड बनता नजर आ रहा है। 10 वर्षों में लॉन्चिंग से कमाए लगभग $440 मिलियन भारत ने और ये संख्या लगातार इसमें इजाफा ही हो रहा है, तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था का संबल भी है। बीते 2 वर्षों में स्टार्टअप में लगभग 200 गुना की वृद्धि हुई है, हालांकि ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस तरीके से सरकार की योजनाओं का, रिफॉर्म्स का फायदा मिल रहा है। सबसे सस्ता मंगलयान मिशन रहा सफल, क्योंकि दुनिया के मुकाबले एक बहुत सस्ते मंगलयान मिशन को भारत ने लॉन्च किया था जो सफल रहा था और ये दुनिया के लिए अपने आप में एक अजूबे के तौर पे था। एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने का भी जो सफलता है वो इसरो ने हासिल की है। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में मन की बात में किया है। इसी तरीके से बात की जाए तो मिसाइल को हवा में नष्ट करने की क्षमता भी भारत ने विकसित की है कि अगर कभी दुश्मन की कोई मिसाइल है और उसको हवा में ही नष्ट करना है तो वो क्षमता भी भारत ने अपने आप में इसको हासिल किया हुआ है। 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लगभग 9% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी इकोनॉमिक जो स्पेस इकोनॉमी है वो तेज गति से आगे बढ़ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था के पहिए को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद भी कर रही है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार छलांग के तमाम हम तथ्यों से आपको रूबरू करा रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा तूतीकोरिन में भी शुरू होने जा रही है। भारत सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है और हम इसको विस्तार देते हुए नजर आ रहे हैं। तूतीकोरिन तमिलनाडु में एक जगह है जहां पे एक तरीके से नया लॉन्चिंग पैड की विस्तार होगा। इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य के अध्ययन को करेगा और अपने आप में सूर्य के अध्ययन के लिहाज से भी तमाम चुनिंदा देश है जो कि इस प्रकार के मिशन पे काम कर रहे हैं। भारत उनमें से एक है। स्पेस इकोनॉमी $8 बिलियन की मौजूदा समय में लगभग उसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन अगले 10 वर्षों में ये $44 बिलियन तक पहुंचती हुई नजर आएगी। तो इसमें बहुत एक क्वांटम जंप दिखाई पड़ेगा। 90% विदेशी उपग्रह इस समय अगर एक अनुमान के मुताबिक बात की जाए उनका प्रक्षेपण इसरो ही कर रहा है, यानी दुनिया भर के अंतरिक्ष के जो केंद्र हैं वो उसके लिहाज से इसरो उसमें एक बड़ी मददगार साबित कर रहा है। जनवरी 2025 में स्पेडेक्स मिशन रहा सफल। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना। स्पेडेक्स यानी कि अंतरिक्ष में 2 जो अंतरिक्ष यान है उनको आपस में जोड़ना और उनको अलग करना स्पेडेक्स मिशन था और ये ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का भारत लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। अंतरिक्ष में खुद भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, उस दिशा में भारत काम कर रहा है। तो ये अपने आप में हमारे भविष्य के तमाम प्रयास हैं। 2040 तक किसी एक भारतीय को चंद्रमा पर उतारने का भी लक्ष्य लेकर भारत लगातार काम कर रहा है। उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है और उसके जमीन पे काफी तेजी से आगे बढ़ा भी जा रहा है। इसी तरीके से स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया गया है और इसीलिए शायद बीते कुछ वर्षों में बहुत तेजी से स्टार्टअप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में इसका फायदा निजी क्षेत्र को साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में तमाम वो तथ्य हैं जो बताते हैं किस प्रकार से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी छलांग देखने को मिली है। परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के आधार पर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर जो काम कर रहा है उसका असर है। इसी तरीके से अगर हम अगले उसकी बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज AI का भी जिक्र किया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की मजबूत पहचान को लेकर भी तथ्य सामने आ रहे हैं। 2027 तक 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि इसमें और ज्यादा इजाफा होगा जरूरत के लिहाज से भी। तो यह दिखाता है कि भारत किस तरीके से इस तरीके में आगे बढ़ने को तत्पर दिखाई पड़ रहा है। 2027 तक 1.2 लाख नौकरियां भी इसमें सृजित होती नजर आएंगी, यानी कि नए प्रकार के जॉब्स, स्किल जॉब भी इसमें यहां पे दिखाई पड़ेगा। इसका फायदा भारतीय युवाओं को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जल्दी से तथ्यों की जिक्र करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI का उभरता हुआ बाजार बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये अपने आप में भारत के लिए तमाम संभावनाएं खोलता है। भारत में 2027 तक $17 अरब का बाजार होने की संभावना, यानी कि अगले लगभग 2 वर्षों में ही इसमें एक बड़ा इजाफा होगा और इसमें संभावनाएं अपार है। AI के लिए इकोसिस्टम मजबूत है भारत में और इसके लिए सरकार काम कर रही है, एक आधार तैयार कर रही है ताकि एक बहुत बड़े स्तर पे काम हो सके। भारतीय IT कंपनियां दुनिया में अग्रणी हैं और अपना लोहा मनवा चुकी हैं, इसीलिए भारत में इस दिशा में तेजी से काम करने में एक और ज्यादा मदद मिलती दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में
एआई उपयोगी हो सकता है, यानी कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इसलिए हमारी रोज की जरूरतों में कैसे सुधार हो, उस पर एआई काम कर रहा है। 2023 में 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई थी, और अभी अगर इसी बजट की बात की जाए तो उसमें उस लिहाज से 500 करोड़ की लागत से शिक्षा के क्षेत्र में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। यानी कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में एआई का एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने जा रहा है, और इसमें 500 करोड़ रुपए के प्रावधान का भी जिक्र किया गया है। स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई हैं। ये कोशिश है कि स्कूली स्तर से बच्चों की जो साइंटिफिक अप्रोच है, उनके सोचने की क्षमता है, उसमें एक तरीके से विस्तार दिया जाए। तो ये कोशिश है कैसे एक आधार को मजबूत करने के लिए। भारत का एआई फाउंडेशन मॉडल है बेहतरीन, क्योंकि भारत अपना खुद का एक एआई मॉडल विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा। सरकार ने इसकी घोषणा की हुई है, और किस तरीके से उसका भी जिक्र करते हैं। इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल होगा लॉन्च, ये भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल की बात की गई है, और इसमें किस तरह से निवेश किया जाएगा। और इंडिया एआई जो है लगभग 40% कंप्यूटिंग लागत को करेगा कवर। यह भी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से यह विस्तार देता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से बात की जाए अगले तथ्य की, तो इंडिया एआई को 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये कोशिश है कि कैसे इसको जल्दी से विस्तार देके उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, इंडिया एआई को उस पूरे पोर्टल के आगे बढ़ने के लिहाज से। तो ये कोशिश है किस तरह से स्पेस और अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने को लेकर। इसी विषय पे हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज का फोकस वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने का था, और वैज्ञानिकों के जो प्रयास है उसको संबल प्रदान करने का था। इस विषय पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे आज प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात, जिसमें उनका फोकस विज्ञान पर नजर आया, स्पेस और AI पर कहीं ना कहीं फोकस नजर आया। इसी विषय पर हम करेंगे बात। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष मन की बात में स्पेस AI पर फोकस।
तो अपने आप में नजर आया प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में आज 119वीं कड़ी में। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल भट्ट जी, जो कि डीजी हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। इसके अलावा प्रोफेसर काव्य नसोरा जी हैं, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IIT दिल्ली से। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत जनरल भट्ट आपसे ही, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक तरीके से स्पेस के लिहाज से समझना कि प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की है इसरो की और हमारे पूरे इस स्पेस सेक्टर की। क्या कुछ बदला है बीते एक दशक में तेजी से, जिसकी वजह से आज दुनिया के भर के जो एक तरीके से सैटेलाइट्स हैं उसके लॉन्चिंग पैड के तौर पे विकसित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है भारत? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसरो की जो 60 साल के अचीवमेंट्स हैं और जिनका कुछ अंदेशा हमने पिछले 2 सालों में देखा है, जब चंद्रयान 3 जो कि पहला साउथ पोल में मून के लैंडिंग हुई है, हमारे देश ने की है। अब हमने स्पेस डॉकिंग भी कर ली है, जो दुनिया में बहुत कम देशों ने की है। और साथ ही एक समय पर 104 सैटेलाइट एक साथ एक रॉकेट से लॉन्च भारत में ही हुआ था। तो इसरो ने की एक्टिविटीज से भारत दुनिया के स्पेस सेक्टर में एक बहुत अहम पोजीशन में। अब इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने 2020 में एक अनाउंसमेंट करी और उस अनाउंसमेंट में ये किया कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस के सब वर्टिकल्स में काम करने की परमिशन है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पिछले जो 4 से 5 स्टार्टअप स्पेस में काम कर रही थी, आज 205 स्टार्टअप स्पेस में काम कर रही है। और उनमें से 2 ने प्री ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर लिए हैं, 5 कंपनियों ने सैटेलाइट लॉन्च कर ली हैं और फ्यूचर में PSLV, LVM-3 प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। तो जो स्पेस सेक्टर जो सिर्फ इसरो लेड था, अब एक स्पेस एंटरप्राइज बन गया है, जिसमें इसरो ही नहीं, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनीज भी साथ में आ गई हैं। बिल्कुल, और ये मिलकर एक तरीके से जी मिलकर एक तरीके से बड़ा एक बदलाव लेकर आ रही। सर, मैं आता हूं आपके पास में प्रोफेसर काव्य, क्योंकि AI को लेकर लगातार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 अब एक तरीके से उसके लिए भारत तैयार दिखाई पड़ रहा है और कैसे उसको लीड करना है। उसमें जो बड़ी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका बड़ा रोल है और AI एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। भारत कैसे तैयार है, कैसे एक आधार इकोसिस्टम बन रहा है इंडिया में, जो हम अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? किस तरह से आप देखती हैं इसको? अभी देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब पेरिस गए थे तो उन्होंने वहां पे जब प्रोजेक्ट किया तो उन्होंने इंडिया को एज अ ग्लोबल फोर्स की तरह से प्रोजेक्ट किया। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के थ्रू हमें प्रोजेक्ट किया कि हम इतना कुछ बना सकते हैं। हमारे पास 50 लाख प्रोग्रामर्स हैं, हमारे पास 10 लाख इंजीनियर्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ फ्रूगल AI में है, हम बहुत सारे रिसोर्सेज खुद बना रहे हैं और गवर्नमेंट ने अभी $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। 4 मेजर एरियाज, एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्मार्ट सिटीज एंड एजुकेशन, ये चारों में उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट 300 से लेके 500 करोड़ रुपए तक ईच सेक्टर में उन्होंने पार्क किए हैं और रिसर्च को वो बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए, उन्होंने AI डिप्लोमेसी को इनकरेज किया जब उन्होंने कहा कि अगला AI समिट हम इंडिया में करना चाहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज दिया, हमारी कंट्री प्रिपेयर्ड है क्योंकि हम सेमीकंडक्टर टू AI स्टैक हम पूरा का पूरा खुद डेवलप कर रहे हैं। मतलब एंड टू एंड टेक्नोलॉजी हम सिंगल पॉइंट कंट्री होंगे जो डेवलप करेंगे। इससे हमारा एक्सपोर्ट भी इजी होता है, हम सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते हैं। सो कहीं ना कहीं इंडिया को, इंडियन टैलेंट को, इंडियन वर्कफोर्स को, स्टार्टअप, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री को एक ग्लोबल प्रोजेक्शन दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और उसके लिए गवर्नमेंट की इन हाउस तैयारी भी बहुत अच्छी है। हर बजट में उन्होंने सब्सटैंशियल मनी पार्क किया है और एट द कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी लेवल, इंडस्ट्री लेवल हम बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं AI को, एजुकेशन को। और आज तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक दिन वैज्ञानिक की तरह से सोचिए। मैं इनकरेज करूंगी कि AI वैज्ञानिक की तरह से सोचिए, क्योंकि फ्यूचर वहीं पर ही है। बिल्कुल, और हमारे बचपन से या बच्चों से या किसी भी उम्र में लिहाज से देखा जाए, वैज्ञानिक सोच अगर हम अपनाते हैं तो शायद बेहतर नतीजे आते हैं। जनरल भट्ट, किस तरीके से देखा जाए स्पेस के सेक्टर में भारत अभी एक लेवल तक आ गया है, लेकिन यहाँ से आगे क्या? क्योंकि 2035 में हम कह रहे हैं कि हमारा खुद का इंडियन स्पेस सेंटर होगा।
और 2040 के लिए हम मैन मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रमा के लिहाज से। ये जो फ्यूचर के हमारे बड़े मिशंस हैं, इसमें हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे मददगार साबित होगा इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी? तो निश्चय ही जो हमारी स्पेस की आकांक्षाएं हैं वो इसरो ही लीड करेगा, पर इसरो के सपोर्ट में हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूथ भी जुड़े हुए हैं। और ये सबसे पहले तो गगनयान मिशन है जो अगले साल पहले अनमैन्ड और उसके बाद में मैन्ड गगनयान मिशन होगा, जिसका एम ये है कि अंतरिक्ष में पहला इंडियन भारत से भेजा जाए। उसके बाद में भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो 228 में शुरू होकर 235 तक बनेगा, और निश्चय ही 240 में पहला इंडियन चंद्रमा में होगा। इन सब अचीवमेंट्स के लिए इसरो तो लीड करेगी, पर प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत इंटीमेटली जुड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे यूथ में, आज हमारे यंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो आईआईटी और अलग अलग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आ रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है स्पेस के डोमेन में आने के लिए। आज जितनी ये स्टार्टअप्स हैं, इनको छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, दूर दराज के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और से लेकर आईआईटी तक के स्टूडेंट्स इन स्पेस की भारत की जर्नी में साथ मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं, जो कि निश्चय ही भारत को और आगे ले जाएगा। बिल्कुल, और ये कदम लगातार तेजी से बढ़ भी रहे हैं प्रोफेसर काव्या, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी रोज की जो ज़रूरतें हैं, जिसमें हमारी डेली लाइफ की बात हो या फिर खेती किसानी की बात हो, एजुकेशन आपने जिक्र किया, इसमें एआई में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या एक तरीके से रिसर्च की बात है, इनोवेशन की बात है, उस दिशा में काम करने की बात है। भारत आज कहाँ पे खड़ा हुआ है अन्य देशों के मुकाबले, और हम कैसे इस दिशा में तेजी से काम कर सकते हैं? क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच के साथ बढ़ने को लेकर सरकार तैयार नजर आ रही है, एकेडमिशियंस तैयार नजर आ रहे हैं, इकोसिस्टम भी दिखाई पड़ रहा है। कैसे हम इसको एक्सीलरेट करेंगे? ये सारी चीजें फ्यूचर के लिए सीडिंग है। हमारी राइट नाउ के कुछ चैलेंजेस हैं, बट विद अ कलेक्टिव एफर्ट हम सारे जने मिलके उस एफर्ट को मीट आउट कर रहे हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर पावर गैप बहुत बड़ा है, हम अपनी कंट्री में जीपीयूज नहीं बनाते, हम अभी भी एआई चिप्स नहीं बना रहे हैं। सो वो अभी राइट नाउ हमारा डिपेंडेंस है कि हम उसको इंपोर्ट करें, बट बहुत जल्दी हम अपनी कंट्री में भी बनाने लगेंगे। दूसरा, फिर हमारा अपना क्लाउड सिस्टम, हम अभी ओपन सिस्टम्स बनाने, जो मिशन एआई है, नेशनल मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका वन ऑफ द गोल्स है कि हम अपना खुद का ओपन सिस्टम बनाएं। फिर हमारी नीड फॉर रेगुलेशन, बिकॉज 7 मिलियन विलेजेस इन आवर कंट्री, हमें बहुत जरूरत है लास्ट माइल तक जब कोई टेक्नोलॉजी जाए तो वो रेगुलेटेड हो, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत होता है अगर वो टेक्नोलॉजी मिसहैंडल होती है या थोड़ा सा भी लूजली एड्रेस्ड होती है। तो उन सब को देखने के लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। और उसके अलावा मुझे लगता है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, अभी इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से तो प्रिपेयर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ग्रास रूट फंड करने के लिहाज से पॉसिबली वो सोच रहे हैं इम्पोर्ट से काम हो जाएगा, बट थोड़ा सा वो ब्रिज हमें डिवाइड करना है। और एक डिजिटल डिवाइड का, क्योंकि यूपीआई एक ऐसा एग्जाम्पल है या एक ऐसी प्रेसिडेंस है हमारे सामने, जिसने कोरोना वायरस टाइम में हमें एक होप दी है कि अगर हम थोड़ा सा इसको मिशन मोड पे करें तो लास्ट माइल तक अगर हम डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा सकते हैं या डिजिटल स्टैक पहुंचा सकते हैं, तो फिर हम डिजिटल एआई भी पहुंचा सकते हैं। सो एआई को बहुत बेसिक गैजेट्स में इंटीग्रेट करके, जैसे अब स्मार्टफोन सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए एआई इनेबल्ड आ रहे हैं। अब ये लास्ट माइल जैसे कृषि तक जाता है, तो या हमारे फार्मिंग डिवाइसेस हैं या स्प्रेइंग डिवाइसेस हैं या छोटे छोटे से सेंसर्स हैं जो हमें बताते हैं सॉइल मॉइस्चर है या लेट अस से न्यूट्रिएंट सेंसर्स हैं। तो इन सारे बेसिक डिवाइसेस में जब हम एआई इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो फिर वो हमारे लिए एज गुड एज इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ही हो जाएगा। हमें उसके लिए एआई की अलग से क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आज हमारे फोन्स में कैमरा आता है, सबको कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता, बट उस फोन से फोटो लेनी सबको आती है। हमें एआई को उस लेवल तक सिंप्लीफाई करना है और राइट नाउ हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट अचीव्ड दैट,
और इंडिया की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो ये मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं है, वो है हमारा फ्रूगल एंटरप्रेन्योरशिप या हमारी फ्रूगल माइंडसेट। तो हम इतना जल्दी टेक्नोलॉजी को फ्रूगल बनाते हैं या जिसको कहते हैं हम एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड बनाते हैं कि मासेस भी उसको बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। अगर हम ये स्ट्राइक कर पाते हैं जल्दी से जल्दी, तो हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की वॉइस भी बनते हैं और हम अपने लास्ट माइल को भी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दे पाएंगे। बिल्कुल, और डिजिटल डिवाइड जिसका आपने जिक्र किया, उसको गैप को ब्रिज करना बहुत जरूरी है, तभी शायद हम बेहतरी से कर पाएंगे। जनरल भट्ट, एक आखिरी सवाल, क्योंकि भारत में स्कूल स्तर से, छोटे बच्चों के स्तर से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए, अटल टिंकरिंग लैब उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सरकार उस दिशा में काम करे। आपको लगता है कि अगर हम एक बेस बनाते हुए जब चलेंगे तो आने वाले अगले 10, 15, 20 सालों में, 1-2 दशक में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा हमको, एक पूरी ओवरऑल जो कहा जाए साइंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से? निश्चय। इससे पहले मैं आपके डिजिटल डिवाइड पे थोड़ा बोलना चाहूंगा जी। सैट कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है डिजिटल डिवाइड को ओवरकम करने के लिए, और इसके लिए सैटेलाइट द्वारा देश के दूर से दूर इलाके को कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। और फॉर्चुनेटली हमारे पास एक कंपनी है जिसमें हिंदुस्तान की कंपनी का बहुत बड़ा शेयर है, भारतीय एयरटेल की OneWeb। ये इस कनेक्शन को पूरे आखिरी आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जी। रहा सवाल अटल टिंकरिंग लैब का, जो कि 10,000 से इस बार गवर्नमेंट ने 50,000 बढ़ाने की कोशिश की है। डेफिनेटली इसका स्कूल लेवल पर जो इनोवेशन की डिजायर, जो आज प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि हर एक को एक दिन के लिए साइंटिस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए, वो बच्चे को दूर दराज के स्कूल में जो ये मौका मिल रहा है, तो ये जो और ज्यादा ब्रेन्स भारत की 104 बिलियन पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ का मैक्सिमाइजेशन होगा इन बच्चों के द्वारा, इन लैब्स के द्वारा, कि हम स्पेस में, एआई में और किसी भी टेक्निकल फील्ड में सबसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और शायद ये एक बड़ा आधार भी तैयार होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल भट्ट आपका भी, प्रोफेसर काव्या आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन में 60 देश भागीदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को निवेश हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। इस सम्मेलन के माध्यम से मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आने की संभावना, जिसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, तो लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मिलते नजर आएंगे।
भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश हब बनाने की दिशा में ये बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कई मायनों में खास होने जा रही है। समिट में 60 देशों की भागीदारी रहेगी। 133 विदेशी मेहमानों में मंत्री, राजदूत, उच्चायुक्त और अन्य शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हैं। समिट में भारत के 300 से अधिक प्रमुख बिजनेस लीडर और नीति निर्माता शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वैश्विक स्तरीय चिंतन भी होगा, जिनमें ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया और प्रमुख साझेदार देश से जुड़े सत्र शामिल हैं। इस बार जिन क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे उनमें फार्मा और मेडिकल उपकरण, परिवहन और रसद, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और एमएसएमई क्षेत्र शामिल हैं। जब पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे बीच आएंगे तो हम अपने प्रेम से उनका दिल जीतेंगे और खास करके भविष्य में निवेश की एक ऐतिहासिक तारीख में ये 24-25 लिखी जाएगी, जिनके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। समिट के प्रमुख आकर्षणों में 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां, मध्य प्रदेश की ऑटोमोटिव क्षमताओं को दिखाता ऑटो शो, टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो और राज्य की अनूठी शिल्पकला को दर्शाती एक जिला एक उत्पाद पहल शामिल है। समिट में जर्मनी साझेदार देश है। एक अलग कंट्री सेशन चलता रहेगा, जहां जैसे पहले दिन हमने जर्मनी का या जापान का ऐसे सेशन रखे हुए हैं। दूसरे दिन फिर हमारा एक प्रवासी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, उनका समिट होगा। तो जितने भी ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जहाँ पर निवेश की संभावनाएं हैं, उनको सबको समाहित किया गया। समिट में विभिन्न श्रेणियों में 31,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। निवेश बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में इसे बेहद लाभकारी आयोजन माना जा रहा है। भोपाल तैयार है देश दुनिया से आ रहे निवेशकों के स्वागत के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार न सिर्फ अपनी नीतियों के जरिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखेगी, बल्कि प्रधानमंत्री उन निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एक भरोसा भी पैदा करेंगे। कैमरामैन गौरव निरूकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे। इस योजना ने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी है। साथ ही योजना के तहत मिली धनराशि से किसानों को कर्ज की समस्याओं से उबरने में भी सहायता मिली है। कृषि विकास और किसान कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के भागलपुर से पीएम 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 24 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका लाभ अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिल चुका है। अब तक पीएम किसान की 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इनके तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। 19वीं किस्त जारी होने के साथ ही यह आंकड़ा 3.68 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। भागलपुर सहित देश भर के पीएम किसान योजना के लाभार्थी बेहद उत्साहित हैं। दरअसल ये 19वीं किस्त इस योजना के 6 साल के सफल कार्यान्वयन का प्रतीक भी होगी। बिहार का किसान प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा, उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। और ऐसा हो क्यों ना, चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना हो या विकास की अनेक सौगातें, जो बिहार की तस्वीर और जनता की तकदीर भी बदल रही है और पूरे देश के किसानों की खेती को लाभ का धंधा बना रही है। सभी पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस योजना से किसानों को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी का नतीजा है कि 19वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। हम लोगों को जब नहीं मिलता था सहायता राशि तो किसान पूरा भटकता था। कर्ज लेकर के कहीं फंसरी लगा करके, तो अच्छा स्थिति उस समय नहीं था। जिस समय से प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि योजना चलाया गया है तो हम लोगों को लाभ अच्छा मिला है। वो जो 2000 मिलता है वही से करते थे, खाद पानी वही से होता है।
हम लोग का जो है कल उसी का प्रतीक्षा हो रहा है, जो किसानों के जो है खाते में एकदम मतलब ये किसी बिचौलिया भी इसमें बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट उसे किसान के खाते में आएगा। इससे काफी किसानों में उत्साह पूर्वक रहता है कि हमारे खाता में अकाउंट में आ रहा है। आज तक कोई दुनिया में नहीं था जो किसानों के प्रति कुछ सोचता था। सर ये पहला मौका है जो सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा देता है, वो अपने आवश्यकता अनुसार काम को करते हैं। ये पैसा आ जाता है तो एकदम पैसा कम में आ जाता है, क्योंकि यूरिया का जरूरत होता है, सिंचाई का जरूरत है, ये सब जो दिक्कत होता है ये सब मतलब डायरेक्ट किसानों को फायदा होता है। किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्ययन में पाया कि इस योजना के तहत मिली धनराशि से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। किसानों को कर्ज की समस्याओं से उबरने में सहायता मिली है, साथ ही किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है। बिहार के भागलपुर में पीएम 10,000वें किसान उत्पादक संगठन FPO का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ भी होगा। पीएम बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र के उद्घाटन के साथ साथ कई परियोजनाओं का उपहार भी देंगे, जिनमें वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप जीरा सिप। ब्रेक के बाद अब खबर दिल्ली की। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद से पहला विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने पहले सत्र से रुकी हुई CAG रिपोर्ट पेश करने का वायदा किया था, जो कल सदन में पेश कर दी जाएगी। तो CM रेखा गुप्ता ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वायदे को भी जल्द पूरा करने की बात कही है। इस बीच आपकी ओर से पूर्व CM आतिशी को नेता विपक्ष बनाया गया है। विधानसभा में नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी सभी की नजरें लगी हुई हैं।
दिल्ली में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर एक्शन मोड में है। दिल्ली चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भाजपा निरंतर काम कर रही है। यमुना सफाई, कचरे के प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार काम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले भाजपा के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जमकर फटकार लगाई और कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया है, लेकिन फिर भी हम हर माह महिलाओं को 2500 रुपए देने के अपने वायदे पर अड़िग हैं और उसे पूरा करेंगे। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। वहीं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी नेता प्रतिपक्ष होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन, चूंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा संयोग है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों महिलाएं होंगी। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की दिल्ली में शानदार वापसी हुई है। पार्टी को 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विक्रमजीत सिंह चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उधर तेलंगाना के नागर कुरुनूल जिले में निर्माणाधीन श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी SLBC टनल का एक हिस्सा ढहने से 8 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से मजदूरों को सकुशल बचाने और बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें मौके पर तैनात हैं। आपातकालीन उपचार के लिए केंद्रीय और राज्य चिकित्सा दल भी घटनास्थल पर मौजूद है। 3 medical teams. One is from the Army Medical Corps, which has come from the Baishan Division in Secunderabad, and the second one is from the NDRF team, and the third one is from the State Department, where we have the medical officers from the State Department as well. So total 3 teams are there, which are ready for the evacuation of the casualties as and upon they reach here. The first team has just gone inside, so we're just waiting for their certainty of the casualties. So we'll know the condition once upon they come back and they tell us what the condition is inside. So as and when we are just ready with the equipment and all the medications, as and when they reach, we are able to resuscitate and transfer to them to the higher hospital. और बात क्रिकेट की, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 242 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शुभमन गिल ने 46 रन की पारी खेली है। उधर विराट कोहली ने अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की है। इससे पहले करो या मरो के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 49 ओवर और 4 गेंद में 241 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3 और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट हासिल किए।
पाकिस्तान की तरफ से कप्तान मोहम्मद रिजवान और साउद शकील ने तीसरे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की। और इस मैच पर अधिक खबर पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता सुचित्रा हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद है। सुचित्रा, इस वक्त का अपडेट और भारत जीत जाए इस दिशा में किस तरह से अभी बढ़ने की तैयारी दिखाई पड़ रही है, या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 2 विकेट हमारे जा चुके हैं। जी बिल्कुल आर्येंद्र, जीत की तरफ बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है टीम इंडिया इस मुकाबले में। इस वक्त भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन है। विराट कोहली 65 रन बनाकर और श्रेयस अय्यर 27 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। तो लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, ये पिच भले ही धीमी हो, लेकिन जब भी बात की जाती है भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों की तो पहले काफ़ी रोमांचक मुकाबले दोनों टीमों के बीच देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि दोनों ही टीमों के बीच जो उनके खिलाड़ी हैं, जो उनके खेल का स्तर है, ये जो खाई है दोनों टीमों के बीच, ये गहरी होती जा रही है। तो भारत के पास जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उन्हें आउट करने के लिए उतना जो कौशल है वो पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास नहीं है। फील्डिंग की भी अगर हम बात करें तो वो भी पाकिस्तान की टीम की जो फील्डिंग है इस मैच में उतनी बेहतरीन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि भारत के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं उनके अगर आप कैच ड्रॉप करेंगे तो ये आपको महंगा ही पड़ेगा। तो फिलहाल किसी तरह की परेशानी में नजर नहीं आ रही है। जल्दी से, क्योंकि चेज करना कितना मुश्किल है इस पिच पे, इसको लेकर क्या अपडेट? अजी चेज करना मुश्किल है, लेकिन उतना बड़ा आपके पास टारगेट होना चाहिए और जो दूसरी टीम है उसके पास उस तरह का बॉलिंग अटैक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 242 रन का ये लक्ष्य है ये बिलो पार ही कहा जा रहा है। कहा जा रहा था अगर 250 से ऊपर का लक्ष्य, पहले तो बात हो रही थी जिस अंदाज में पाकिस्तान ने शुरुआत की कि अगर 280 के ऊपर का वो स्कोर अगर बना देते तो शायद मुश्किल आती भारतीय टीम को। हालांकि भारत के पास बल्लेबाज हैं, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर बनाता तो कुछ दबाव जरूर आता। एक तो स्कोर बड़ा नहीं है, दूसरा पाकिस्तान के अगर हम गेंदबाजों की भी बात करें तो जिस तरह के गेंदबाजों के लिए जानी जाती थी पाकिस्तान की टीम, अब वो वैसी पाकिस्तान की टीम नहीं रह गई है। शाहीन अफरीदी को ही अगर हम देखें तो ज़रूर पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज के रूप में उनका नाम लिया जाता हो, लेकिन आज के इस मैच में भारत के बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई की है शाहीन अफरीदी की। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग के ऑप्शंस हैं काफ़ी कम हैं। ये जो ट्रैक है दुबई का स्पिनर्स का मददगार है और पाकिस्तान का जिस तरह का बॉलिंग अटैक इस मैच में लेकर उतरे हैं, इस ट्रैक के लिए वो फिलहाल सही नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया सुचित्रा, बहुत बहुत। सभी भारतीयों की नजरें इस बड़े मैच पे लगी हुई है कि आखिर किस प्रकार से आगे बढ़ती है बात और भारत इसको जीत के तौर पे तब्दील करे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए, आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ।
और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्मावलंबी तीर्थराज प्रयागराज आकर अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक निश्चित कालखंड के दौरान 62 करोड़ से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं का एकत्र होना अपने आप में सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। किसी भी आयोजन में या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा। तो उन स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा और उन्होंने इन सभी आयोजनों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जोड़ा। इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।